सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया के बारे में। इंडिया में एक्सचेंज रेट सिस्टम की कहानी क्या रही है। 1947 से लेकर 71 तक हमने फॉलो किया ब्रिटेन वुड्स के एडजस्टेबल पेग सिस्टम को। 1947 से लेकर 71 तक हमने फॉलो किया ब्रिटेन वुड्स के एडजस्टेबल पेग सिस्टम को। ये ब्रिटेन वुड सिस्टम क्या है, इसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे अगले ही चैप्टर में। लेकिन आज का हमारा जो वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है वो आउटकम है इस ब्रिटेन वुड्स का। और क्योंकि इंडिया IMF का फाउंडिंग मेंबर है तो इंडिया ने फॉलो किया इस एडजस्टेबल पेग सिस्टम को। एडजस्टेबल पेग सिस्टम क्या है, हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसको पैक कर दिया गया, उसको फिक्स कर दिया गया US डॉलर के साथ में, और US डॉलर को असाइन कर दी गई एक गोल्ड वैल्यू। US डॉलर को गोल्ड वैल्यू असाइन कर दी गई। इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल तौर पे बोलें तो यूनाइटेड स्टेट्स को अगर एक और नया डॉलर प्रिंट करना है तो इसको बैक करने के लिए उनके पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड होना चाहिए। अगर उतना सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड है तब तो नया डॉलर प्रिंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इस पूरे सिस्टम को बुलाया जाता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। 1947 से लेकर 71 तक हमने फॉलो किया एडजस्टेबल पेग सिस्टम को, जिसके तहत हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसको पैक कर दिया गया, उसको फिक्स कर दिया गया US डॉलर के साथ में, और US डॉलर को असाइन कर दी गई एक गोल्ड की वैल्यू। ये जो एडजस्टेबल पेग सिस्टम है इसको पार वैल्यू सिस्टम भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, पार वैल्यू सिस्टम भी बुलाया जाता है। लेकिन 1971 में ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है ये कोलैप्स हो जाएगा, और जब ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया तो 1971 में हमारा जो रुपी है उसको पैक किया गया, उसको फिक्स किया गया यूनाइटेड किंगडम के स्टर्लिंग के साथ में। 1971 में जब ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया तो हमारे रुपी को पैक किया गया, फिक्स किया गया यूनाइटेड किंगडम के स्टर्लिंग के साथ में। और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम चलेगा 1975 तक। लेकिन फिर 1975 में रिफॉर्म्स किए गए और हमारा जो रुपी है उसको पैक किया गया, उसको फिक्स किया गया एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ में। 1975 में हमारा जो रुपी है उसको पैक किया गया, उसको फिक्स किया गया एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ में। और ये जो सिस्टम है ये चलेगा 1992 तक। लेकिन फिर 1992 में हम लेकर आए लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हमने अडॉप्ट किया ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम को। कौन से सिस्टम को, ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम को। और इस ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत क्या बोला गया कि आपकी जितनी भी टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उनमें से 40% अर्निंग्स को कन्वर्ट किया जाएगा एट एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द RBI। 40% एक्सपोर्ट अर्निंग्स को कन्वर्ट किया जाएगा एट एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द RBI, और बचे हुए 60% अर्निंग्स को कन्वर्ट किया जाएगा एट एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट। बहुत सिंपल। 1992 में हम लेकर आए लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत हमने ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया। और इसके तहत ये बोला गया कि आपकी जितनी भी टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उनमें से 40% अर्निंग्स को कन्वर्ट किया जाएगा एट एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द RBI, और 60% को कन्वर्ट किया जाएगा एट एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट। लेकिन ये जो सिस्टम है ये चला सिर्फ 1993 तक, और 1993 में हमने ये जो ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसको रिप्लेस किया बाय यूनिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और बोला कि जो 100% कन्वर्जन है वो होगा यूनिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत। और हमने अडॉप्ट किया मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज सिस्टम को। और 1993 से लेके अब तक हमारी कंट्री में चलता है मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज सिस्टम। ये मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज सिस्टम क्या है, इसके बारे में पिछले ही सेशन में हमने बात की है, होपफुली आपको पता होगा। देखो बहुत सिंपल तौर पे अगर बात करें तो 1947 से लेके 71 तक हमने फॉलो किया एडजस्टेबल पेग सिस्टम को, जिसके तहत हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसको पैक कर दिया गया, उसको फिक्स कर दिया गया US डॉलर के साथ में, और US डॉलर को एक गोल्ड वैल्यू असाइन कर दी गई। फिर 1971 से लेके 75 तक हमारा जो इंडियन रुपी है उसको पैक कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम के स्टर्लिंग के साथ में। फिर 1975 से लेके लगभग 1992 तक
हमारा जो रुपये उसको पैक कर दिया गया एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ में। फिर 1992 में हम लेकर आए लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके तहत हमने अडॉप्ट किया ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम को। और ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत क्या बोला गया कि आपकी जितनी भी टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उसका 40% कन्वर्ट किया जाएगा एट एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द आरबीआई, और 60% को कन्वर्ट किया जाएगा एट एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट। लेकिन फिर 1993 में रिफॉर्म्स किए गए और हमने अडॉप्ट किया मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज सिस्टम को, जो कि आज तक हमारी कंट्री में चलता है। बहुत बेसिक सिंपल सी चीज़ें, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, फिर इसके बाद दो टर्म्स हैं, एक टर्म है नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और दूसरा टर्म है रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो, मान लेते हैं कि हमें जानना है कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन के बारे में हमें जानना है और हमें ये पता है कि हमारे इकोनॉमी में जो टमाटर हैं उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो टमाटर हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या इतनी सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या नहीं है? कहना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। हो सकता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो सकता है ना हो, और सिर्फ टमाटर के ही प्राइसेस बढ़ रहे हो, बिकॉज टमाटर के प्राइसेस हो सकता है बढ़ रहे हो, किसी एक कमोडिटी के प्राइसेस हो सकता है बढ़ रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन हो। तो कोई एक कमोडिटी ये नहीं बता सकती है कि ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसके सॉल्यूशन के तौर पे हम क्या करते हैं कि हम कंप्लीट पिक्चर लेने के लिए एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज को कंसीडर करते हैं, और इस बास्केट ऑफ कमोडिटीज के बेसिस पे हम निकालते हैं सीपीआई को, हम निकालते हैं डब्ल्यूपीआई को। इन्फ्लेशन की जब बात होती है तो कोई एक कमोडिटी नहीं बता सकती है कि पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या नहीं है। किसी एक कमोडिटी के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो नहीं बता सकता है कि पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या नहीं है। अगर पूरी पिक्चर देखनी है तो हम क्या करते हैं, एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज लेते हैं, और इस बास्केट ऑफ कमोडिटीज के बेसिस पर हम देखते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट के बारे में, तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले एप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, हमारा रुपया किसी अदर करेंसी के मुकाबले एप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, ये पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं देता रुपए के एप्रिशिएशन की या डेप्रिशिएशन की। हाँ, उस पर्टिकुलर करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बता सकते हैं कि हमारा रुपया एप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर हमें देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें बास्केट लेनी पड़ेगी फॉरेन करेंसीज की, एक बास्केट लेनी पड़ेगी फॉरेन करेंसीज की, और फिर इस बास्केट के अगेंस्ट में देखा जाएगा कि हमारा जो रुपया है वो एप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है। और ये जो बास्केट है फॉरेन करेंसीज की, इसके साथ में जब कंपेयर किया जाएगा तब हमें कंप्लीट पिक्चर मिलेगी रुपए के एप्रिशिएशन की या डेप्रिशिएशन की। एग्जैक्टली यही किया जाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि एक बास्केट ली जाती है फॉरेन करेंसीज की, जो दुनिया भर की पॉपुलर करेंसीज हैं उनकी एक बास्केट ली जाती है, और ये जो बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज है इसके वेटेड एवरेज के अगेंस्ट में देखा जाता है कि जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू ओवरऑल एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। अच्छा, ये जो फॉरेन करेंसीज की बास्केट है, इन करेंसीज को वेट दिया जाता है, और वेट दिया जाता है कि उस करेंसी की कंट्री के साथ में हमारा अमाउंट ऑफ ट्रेड कितना है। फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर है, अब यूएस के साथ में हमारा ट्रेड का अमाउंट कितना है उसके बेसिस पर डॉलर को वेटेज दिया जाएगा। बहुत सिंपल। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है कि एक बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी ली जाती है, और इस बास्केट का जो वेटेड एवरेज होता है उसके अगेंस्ट में देखा जाता है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है। अच्छा, जब इसी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को हम इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करते हैं तो जो हमें मिलता है उसको बुलाते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है इसमें हमने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है। अगर हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर कर लें तो जो एक्सचेंज रेट मिलती है हमें उसे बुलाया जाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और ये जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होती है
ये ट्रू सेंस में बताती है कि किसी इकोनॉमी की जो करेंसी है वो इंटरनेशनली कितना कॉम्पिटिटिव है। और अगर रीर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है, और करेंसी एप्रिशिएट हो रही है इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा, और जो इंपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, जो इंपोर्टर्स हैं उनको फायदा दिखेगा और लोग कंट्री में ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स कैसे डिस्करेज होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की है पिछले वाले सेशन में, होपफुली आपको ये याद होगा। बहुत सिंपल, जब किसी बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज के वेटेड एवरेज के अगेंस्ट में हमारी करेंसी की वैल्यू को देखा जाता है कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है, तो उसको बुलाया जाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और जब इसी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट कर दिया जाता है, जब इन्फ्लेशन को भी कंसिडर कर लिया जाता है, तो जो रेट आती है उसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। बहुत सिंपल सी चीज़ें, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद एक टर्म है रिजर्व एडिक्वेसी। रिजर्व एडिक्वेसी का मतलब क्या है? देखो, ट्रेडिशनली पुराने टाइम में क्या होता था कि किसी कंट्री में फॉरेक्स रिजर्व का अमाउंट कितना होना चाहिए उसको डिटरमाइन किया जाता था सिर्फ एक तरीके से, कि उस कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं उन इंपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे कितना पैसा है, कितने महीने तक जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कंट्री के इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। मतलब अगर कभी क्राइसिस आ जाए इकोनॉमी में, तो इन क्राइसिस के दौरान कितने टाइम पीरियड के लिए ये जो फॉरेक्स रिजर्व का पैसा है, कितने महीने तक के लिए ये जो फॉरेक्स रिजर्व का पैसा है, ये उस कंट्री के इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। जैसे आज की डेट में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो लगभग हमारे कंट्री के इंपोर्ट्स को 11 महीने तक सपोर्ट कर सकते हैं। कल को अगर बाई चांस हमारे कंट्री में क्राइसिस आ जाए तो 11 महीने तक ये जो फॉरेक्स रिजर्व का पैसा है इसको हम यूज़ करके अपने इंपोर्ट्स को सस्टेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले फॉरेक्स रिजर्व का अमाउंट कितना होना चाहिए उसको डिटरमाइन करने का सिर्फ यही एक तरीका था कि देखो कि कितने महीने तक ये जो फॉरेक्स रिजर्व का पैसा है ये कंट्री के इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में एक नई बात होती है। अब क्या कहा जाता है कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व का पैसा है ये कितने अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट को सपोर्ट करता है, उस कंट्री की डेट को कितना कवर करता है फॉरेक्स रिजर्व। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारी लगभग 90% शॉर्ट टर्म डेट को कवर करता है। इसका मतलब क्या है कि कल को जिन भी लोगों से हमारी कंट्री ने उधारी ली हुई है वो सारे एक साथ आ जाएं और बोलें कि हमारा पैसा हमें वापस करो, तो हमारे पास में इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम लगभग 90% डेट को चुका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की डेट में ये देखा जाता है कि किसी कंट्री के पास में कितना फॉरेक्स रिजर्व है वो कैसे डिटरमाइन होगा कि वो जो कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट को कवर करता है। एक रूल है यूडोटी ग्रीन स्पेन रूल। ये जो ग्रीन स्पेन रूल है इसको लाया गया 1999 में, और ये क्या कहता है कि किसी कंट्री में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इतना होना चाहिए कि वो कम से कम 1 साल के लिए कंट्री की जो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट है उसको पूरा 100% तक कवर कर सके। ये जो यूडोटी ग्रीन स्पेन रूल है इसको लाया गया 1999 में, और ये क्या कहता है कि फॉरेक्स रिजर्व किसी भी कंट्री का इतना होना चाहिए कि 100% एक्सटर्नल डेट को कम से कम 1 साल तक वो कवर कर सके। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तौर पे याद रखो कि पहले बात की जाती थी
कि किसी भी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितने महीने तक उस कंट्री के इंपोर्ट्स को सस्टेन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब एक और नया तरीका है कि किसी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो उस कंट्री की शॉर्ट टर्म डेट को कितना कवर करता है। सिर्फ इतना दिमाग में रखो, बाकी चीज़ें तो सिंपल हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, किसी भी करेंसी को कितना फ्रीली, कितना इजीली किसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा रुपी है, उसको कितना फ्रीली डॉलर में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, उसको कितना फ्रीली स्टर्लिंग में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, उसको कितना फ्रीली येन में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, उसको कितना फ्रीली किसी अदर करेंसी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी करेंसी को कितना फ्रीली, कितना इजीली किसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। ये जो कन्वर्टिबिलिटी होती है ये दो टाइप की होती है। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? एक है ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दोनों के बारे में बहुत ढंग से हमने पढ़ा है। करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये जो गुड्स हैं, ये जो सर्विसेज हैं, ये जो रेमिटेंसेज हैं, इनके जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए जो हम रुपी को कन्वर्ट करवाते हैं किसी और करेंसी में, या किसी और करेंसी को कन्वर्ट करवाते हैं रुपी में, उसको बुलाया जाता है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और करंट अकाउंट के केस में रुपी इज फुली कन्वर्टेबल, और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रुपी इज फुली कन्वर्टेबल, इसका मतलब क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के केस में जितना पैसा आप कन्वर्ट करवाना चाहो उतना आप कन्वर्ट करवा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, फुली कन्वर्टेबल है। और दूसरा है ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के ऊपर कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे एफडीआई है, जैसे एफपीआई है, जैसे लोन वगैरह है, ये जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं, इनके लिए जो रुपी को कन्वर्ट करवाया जाता है किसी और करेंसी में, या किसी और करेंसी को कन्वर्ट करवाया जाता है रुपी में, इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और कैपिटल अकाउंट के केस में जो रुपी है वो पार्शियली कन्वर्टेबल है, और ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट के केस में रुपी पार्शियली कन्वर्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि एक लिमिट तक, एक सर्टेन अमाउंट तक अगर आप कन्वर्ट करवा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप कन्वर्ट करवाओगे तो आपको आरबीआई की या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि करंट अकाउंट के केस में द रुपी इज फुली कन्वर्टेबल, कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा चाहो उतना कन्वर्ट करवाओ। और कैपिटल अकाउंट के केस में द रुपी इज पार्शियली कन्वर्टेबल, एक सर्टेन अमाउंट तक आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन उसके बियॉन्ड, उससे ज़्यादा अगर कन्वर्ट करवाओगे तो आपको आरबीआई से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि करंट अकाउंट के केस में द रुपी इज फुली कन्वर्टेबल, लेकिन करंट अकाउंट के केस में भी 4 एक्सेप्शंस हैं, 4 केसेस ऐसे हैं जहां पे रुपी फुली कन्वर्टेबल नहीं है। वो 4 केसेस कौन कौन से हैं? एक तो अगर कोई भी इंडियन टूरिस्ट $10,000 से ज़्यादा को कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसको आरबीआई से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कोई भी इंडियन टूरिस्ट $10,000 से ज़्यादा को कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, एजुकेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए अगर $1 लाख से ज़्यादा आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो भी आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर किसी इंडियन आर्टिस्ट के लिए या फॉरेन आर्टिस्ट के लिए आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और चौथा, अगर आपने गेम शो के थ्रू, लॉटरी के थ्रू, बैटिंग के थ्रू, मतलब किसी भी तरीके से अगर आपने कोई भी प्राइज मनी जीती है और उसको अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो वो कन्वर्जन तो अलाउड है ही नहीं। करंट अकाउंट के केस में द रुपी इज फुली कन्वर्टेबल, लेकिन 4 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से? अगर कोई भी इंडियन टूरिस्ट $10,000 से ज़्यादा कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
एजुकेशन और ट्रीटमेंट के लिए अगर आप $1,00,000 से ज़्यादा कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्राइज मनी जितनी भी है, लॉटरी, बैटिंग, गेम शोज के थ्रू जो भी आप प्राइज मनी जीतते हो उसको आप कन्वर्ट करवा ही नहीं सकते हो। और अगर आप किसी इंडियन आर्टिस्ट को या फॉरेन आर्टिस्ट को फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, फुल कन्वर्टिबिलिटी चीज़ तो अच्छी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक बेनिफिट तो ये है कि इट अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। खूब सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। क्यों आता है? बिकॉज कोई रोक टोक नहीं है। आप जितना डॉलर लेके आओगे, आप जितना पैसा लेके आओगे उसको इजीली कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे एनवायरनमेंट में तो आता ही है। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट खूब सारा आएगा तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और लिक्विडिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई रोक टोक ही नहीं है, जितना आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो उतना आप कन्वर्ट करवा सकते हो, तो लिक्विडिटी तो ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि फुल कन्वर्टिबिलिटी के ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो स्पेकुलेटिव अटैक्स में राइज देखने को मिलता है। स्पेकुलेटिव अटैक्स में राइज कैसे देखने को मिलता है? पिछले भी सेशन में हमने बात की थी। मान लेते हैं कि आज की डेट में $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज़ है, लेकिन कल को लोगों को लग रहा है कि ये जो $1 है ये 100 रुपए के बराबर होने वाला है। तो लोग क्या करेंगे? लोग इस 85 रुपीज़ वाली रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदने की सोचेंगे, ताकि कल को जब $1 100 रुपए के बराबर हो तो उसको बेच सकें और फ़ायदा कमा सकें। लेकिन ये तो स्पेकुलेशन है, और इस स्पेकुलेशन की वजह से जो एक्सचेंज मार्केट है, इन जनरल जो इकोनॉमी है, वो डिसरप्ट हो जाती है, उसको नुकसान होता है। तो फुल कन्वर्टिबिलिटी का तो मतलब ही यही है ना कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जितना चाहो उतना पैसा कन्वर्ट करवा सकते हो। अब जब इतना फ्रीडम मिल जाएगा तो ये जो स्पेकुलेटिव अटैक्स हैं इनका रिस्क बढ़ जाएगा। सडन कैपिटल फ्लाइट का भी फियर बढ़ जाता है। सडन कैपिटल फ्लाइट का मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो किसी भी टाइम पे अपना पैसा लेके भाग सकता है, बिकॉज उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वो अपना पैसा कन्वर्ट करवाएगा और इजीली पैसा लेके भाग जाएगा। और अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए तो इकोनॉमी में 24 घंटे एक डर बना रहेगा ना कि यार पता नहीं कब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री से चला जाए। तो एक लिमिटेशन ये भी है। तीसरा, ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, एक टर्म है कॉन्टेजियन इफेक्ट। कॉन्टेजियन इफेक्ट का मतलब क्या है कि दुनिया भर में किसी भी इकोनॉमी में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो उनका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, भूल जाओ क्राइसिस को, नॉर्मल सिनेरियो इमेजिन करो कि यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए गए, तो हमारे कंट्री के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनफैक्ट जो घर के भी इन्वेस्टर्स हैं, वो कहाँ भागेंगे? वो यूएस की तरफ भागेंगे। बिकॉज उनको क्या दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। मतलब किसी भी इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस आएंगे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगा। फुल कन्वर्टिबिलिटी है ना, फ्रीडम है ना, कितना भी पैसा कन्वर्ट करवा लो। कम से कम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी हो तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते हैं, कोई रोक टोक तो होती है, कहीं तो चेक किया जाता है, कहीं तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, कहीं तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन फुल कन्वर्टिबिलिटी में कोई परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो किसी भी इकोनॉमी में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे उसका इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और लास्ट जनरल पॉइंट कि अगर एक्सटर्नल डेट के ऊपर कोई सीलिंग हो ही ना, कोई रोक टोक हो ही ना, तो वो तो इन जनरल भी डिजास्टरस है। तो ये लिमिटेशंस हैं फुल कन्वर्टिबिलिटी की, इन लिमिटेशंस को भी दिमाग में रखना। फिर इसके बाद एक टर्म है डच डिसीज। डच डिसीज का मतलब क्या है? ये बेसिकली एक पैराडॉक्स है। क्या कहता है ये पैराडॉक्स? कि किसी इकोनॉमी में कोई गुड न्यूज़ आई, लेकिन ये जो गुड न्यूज़ है इसकी वजह से कंट्री की जो लार्जर इकोनॉमी है उसको नुकसान हो सकता है, उसको हार्म पहुंच सकता है। डच डिसीज का मतलब क्या है? कि ये पैराडॉक्स है जो कि ये कहता है कि इकोनॉमी में तो कोई गुड न्यूज़ आई है, लेकिन उस गुड न्यूज़ के आने के बावजूद जो कंट्री की ब्रॉडर इकोनॉमी है उसको नुकसान हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि किसी इकोनॉमी में ऑयल रिजर्व्स को डिस्कवर किया गया। ऑयल रिजर्व्स को डिस्कवर किया गया, ये तो अच्छी बात है, बट होगा क्या? जैसे ही ये खबर दुनिया में पहुंचेगी, दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज उनको क्या दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, अब एक कंट्री ग्रो करने वाली है, डेवलप करने वाली है। और जब एकदम से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आएगा तो कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट कर जाएगी।
और जब करेंसी एप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। एक्सपोर्ट्स को अगर नुकसान होगा तो जो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होगा। वही कह रहा है ये पैराडॉक्स, ये डच डिसीज, कि खबर तो अच्छी है लेकिन इस खबर के होने की वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको नुकसान हो जाएगा। ये जो टर्म है डच डिसीज, इसको सबसे पहली बार कॉइन किया गया 1977 में। देखो ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, इनको दिमाग में रखना, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। फिर इसके बाद बात आती है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में। देखो रुपी इंटरनेशनल करेंसी हो गया है, ये हम कब कह सकते हैं? ये हम तब कह सकते हैं जब ये 2-3 कंडीशंस फुलफिल हों। जैसे जो अनदर कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, जो फर्म्स हैं, जो बैंक्स हैं, अगर वो रुपी को होल्ड करने की शुरुआत कर दें, रुपी को रखने की शुरुआत कर दें फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे, जैसे डॉलर के केस में होता है। हम अपना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करते हैं, बाकी कंट्रीज भी अपना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती हैं, और इस फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को रखा जाता है। ऐसे ही अगर हमारे रुपी को अनदर कंट्री के जो बैंक्स हैं, जो फर्म्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो अगर रखने की शुरुआत कर दें, होल्ड करने की शुरुआत कर दें फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रुपया है वो इंटरनेशनल करेंसी बनने की शुरुआत कर गया है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड के ट्रांजेक्शन्स में हमारे रुपये को फ्रीली एक्सेप्ट किया जाए। जैसे आज के डेट में डॉलर को किया जाता है, वैसे अगर इंटरनेशनल ट्रेड के ट्रांजेक्शन्स में रुपये को फ्रीली एक्सेप्ट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा रुपये इंटरनेशनल करेंसी बन रहा है। और तीसरा, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो रुपी डिनोमिनेटेड एसेट्स में खूब सारा इन्वेस्ट करने के लिए ईगर हों, जैसे डॉलर के केस में होता है। जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हों तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रुपया है वो इंटरनेशनल करेंसी बन रहा है। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? एक तो जो अनदर कंट्री के बैंक्स हैं, फर्म्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो हमारे करेंसी को, हमारे रुपये को होल्ड करें फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो रुपी डिनोमिनेटेड एसेट्स में खूब सारा इन्वेस्टमेंट करें, और इंटरनेशनल ट्रेड के ट्रांजेक्शन्स में हमारे रुपये को फ्रीली एक्सेप्ट किया जाए, तब हम कह सकते हैं कि रुपये जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन गया है। और किसी भी करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? कि करेंसी की जो अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन उतनी करेंसी अवेलेबल ही नहीं है, फिर काहे की इंटरनेशनल करेंसी? तो अवेलेबिलिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। दूसरा, वो करेंसी स्टेबल होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी करेंसी तो लोगों का भरोसा ही नहीं होगा करेंसी में, लोग कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे। तो वो जो करेंसी है वो स्टेबल होनी चाहिए। और तीसरा, करेंसी लिक्विड होनी चाहिए, उस करेंसी को बहुत इजीली किसी भी अदर करेंसी में कन्वर्ट करवाया जा सके। ये 3 प्री कंडीशंस हैं। आज की डेट में यूएस डॉलर, यूरो, स्टेरलिंग, येन और रेनमिनबी, यही ऐसी करेंसीज हैं जिनको ट्रू सेंस में या जिनको कुछ हद तक इंटरनेशनल करेंसी कहा जा सकता है। ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है ये भी बहुत इजी टॉपिक है, बेसिक तौर पे इसको दिमाग में रखना। फिर इसके बाद 2 टर्म्स हैं, एक है वॉस्त्रो अकाउंट या फिर नॉस्त्रो अकाउंट। देखो वॉस्त्रो ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है योर्स। इसका मतलब योर मनी इज डिपॉजिटेड एट आवर बैंक, और नॉस्त्रो का मतलब होता है आवर, जिसका मतलब आवर मनी इज डिपॉजिटेड एट योर बैंक, आवर मनी इज डिपॉजिटेड एट योर बैंक। ये जो वॉस्त्रो और नॉस्त्रो ये दोनों टर्म्स सेम बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब चाहे वॉस्त्रो अकाउंट कहो चाहे नॉस्त्रो अकाउंट कहो, एक ही बात है, सेम बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए इन दोनों टर्म्स को यूज किया जाता है। मतलब क्या है इनका? देखो मान लेते हैं कि हमारे कंट्री का कोई बैंक है, बैंक ए, और ये जो बैंक ए है इसकी रशिया में कोई भी ब्रांच नहीं है। हमारे कंट्री का कोई बैंक है, बैंक ए, और इस बैंक ए की रशिया में कोई भी ब्रांच नहीं है। लेकिन रशिया में कोई बैंक है, बैंक बी, और इसकी खूब सारी ब्रांचेज हैं। ट्रेड हो रहा है लंबा चौड़ा, और इस ट्रेड के लिए रशिया से ये जो बैंक ए है ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना चाहता है। लेकिन एक्सेप्ट करे कैसे? बैंक ए की तो कोई ब्रांच ही नहीं है रशिया में, तो ये बैंक ए क्या करेगा? ये बैंक ए जाएगा बैंक बी के पास में
और बैंक बी को अपनी समस्या सुनाएगा। समाधान के तौर पे ये जो बैंक ए है वो इस बैंक बी में अपना एक अकाउंट खोल देगा, और अब ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में डिपॉजिट्स आएंगे बैंक ए के, और फिर इस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा बैंक ए को। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि बैंक ए है हमारी कंट्री का जिसकी रशिया में कोई भी ब्रांच नहीं है, और रशिया में जो भी ट्रेड हो रहा है उसके डिपॉजिट्स इसको एक्सेप्ट करने हैं। तो ये बैंक ए क्या करेगा, इस बैंक बी के पास में जाएगा जिसकी खूब सारी ब्रांचेज हैं रशिया में, और बैंक बी में जाके अपना एक अकाउंट खोल देगा। एक बैंक ने दूसरे बैंक में जाके अकाउंट खोल दिया है, और अब ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में डिपॉजिट का पैसा आएगा, और फिर अल्टीमेटली इस अकाउंट से ट्रांसफर किया जाएगा इस पैसे को बैंक ए के लिए। जिस कंट्री में इस अकाउंट को खोला गया है उस कंट्री में इस अकाउंट को बुलाया जाएगा वॉस्त्रो अकाउंट, और जिस कंट्री ने खोला है, जिस कंट्री के बैंक ने खोला है, उस कंट्री में इसको बुलाया जाएगा नोस्त्रो अकाउंट। अकाउंट तो सेम है लेकिन जिस कंट्री में खोला गया है उसमें बुलाएंगे वॉस्त्रो अकाउंट, और जिस कंट्री ने खोला है, जिस कंट्री के बैंक ने खोला है, उस कंट्री में बुलाएंगे नोस्त्रो अकाउंट। वही लिखा हुआ है, वॉस्त्रो अकाउंट इज द अकाउंट हेल्ड बाय अ डोमेस्टिक बैंक इन लोकल करेंसी फॉर अ फॉरेन बैंक। किसी फॉरेन बैंक के लिए जब कोई डोमेस्टिक बैंक अकाउंट खोलता है, अकाउंट को रखता है, तो उस अकाउंट को बुलाया जाता है वॉस्त्रो अकाउंट, और इसी वॉस्त्रो अकाउंट को नोस्त्रो अकाउंट बुलाया जाता है ऑफ द अदर कंट्री इन द इंटरनेशनल ट्रेड। रशिया ने अभी इंडिया में कई सारे वॉस्त्रो अकाउंट्स खोले हैं, मतलब उसको नोस्त्रो बोला जाएगा, तो कई सारे नोस्त्रो अकाउंट्स खोले हैं। एक ही अकाउंट का नाम है, वॉस्त्रो बुला लो, नोस्त्रो बुला लो, बस फर्क कितना है कि जिस कंट्री में खोला जा रहा है उसमें बुला रहे हैं वॉस्त्रो, और जिस कंट्री ने खोला है, जिस कंट्री के बैंक ने खोला है, वहां पे बुला रहे हैं नोस्त्रो। एक टर्म और है स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट अरेंजमेंट। बेसिकली ऐसा वॉस्त्रो अकाउंट जहां पे करेंसी का जो कन्वर्जन है उसको फ्रीली अलाउ किया जाए, उसको बोलते हैं स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट अरेंजमेंट। अच्छा, फिर इसके बाद एक और टर्म है डॉलराइजेशन। जब कोई कंट्री अपने डोमेस्टिक करेंसी के साथ साथ या अपने डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के यूएस डॉलर को यूज करने की शुरुआत करें, जब कोई कंट्री अपने डोमेस्टिक करेंसी के साथ साथ या अपने डोमेस्टिक करेंसी को पूरे तरीके से छोड़ के यूएस डॉलर को यूज करने की शुरुआत करे, उसको बोलते हैं डॉलराइजेशन। बेसिकली यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, यूएस डॉलर का जो प्रोमिनेंस है वो बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं डॉलराइजेशन। ये कब होता है, जब किसी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी यूजफुलनेस कम हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है, या इनस्टेबिलिटी आ गई है, या इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है, तो अपनी करेंसी की जो स्थिति है, जो यूजफुलनेस है, वो पूरे तरीके से खत्म हो गई है, तो वो कंट्री क्या कर रही है कि अपने करेंसी की जगह पे या अपने करेंसी के साथ साथ यूएस डॉलर को यूज कर रही है, इसको बोलते हैं डॉलराइजेशन। इसका उल्टा टर्म है डी डॉलराइजेशन। जब डॉलर के डोमिनेंस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए डॉलर को अदर करेंसीज के साथ में रिप्लेस किया जाए। बेसिकली डॉलर को ना यूज करके ट्रेड में किसी अदर करेंसी को यूज किया जाए, डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको कम करने की कोशिश की जाए, उसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। जैसे जो ब्रिक्स मेंबर हैं, जिनमें एक इंडिया भी है, वो डेवलप कर रहे हैं एक नई करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। जो ब्रिक्स मेंबर हैं वो क्या करेंगे, वो आपस में ट्रेड करने के लिए इस नई करेंसी को यूज करेंगे। इंडिया मलेशिया ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो ट्रेड करेंगे रुपी में। अब तक जो काम डॉलर से हो रहा था अब उसको रुपी में किया जाएगा, मतलब डी डॉलराइजेशन, डॉलर के डोमिनेंस को रिड्यूस किया जा रहा है। ऐसे ही इंडिया रशिया का रुपी रूबल ट्रेड सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है। डी डॉलराइजेशन क्या है, जब डॉलर के डोमिनेंस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए किसी और करेंसी को यूज किया जाए, उसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। फिर एक टर्म है करेंसी स्वैप। दो एंटिटीज के बीच में, दो पार्टीज के बीच में जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज किया जाए, लेकिन ये जो एक्सचेंज है ये अलग अलग करेंसीज में किया जाए, तो इसको बुलाया जाता है करेंसी स्वैप। क्या बुलाया जाता है, करेंसी स्वैप। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि डॉलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट हो रहा है, इन द सेंस कि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है। हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि $1 मान लेते हैं कल को
आज तक 85 रुपए का मिलता था, लेकिन कल को ये जो $1 है वो 100 रुपए का हो गया। इसका मतलब क्या है कि डॉलर मजबूत हो गया और हमारा रुपया कमजोर हो गया। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए, इसको वापस 85 रुपए तक लाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई क्या कर सकता है? ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है। डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड बढ़ रही है, तभी तो महंगा हो गया डॉलर। कल तक 85 रुपए का मिल रहा था, अब 100 रुपए का मिल रहा है। और डिमांड कैसे बढ़ सकती है? हमारे यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं विदेश घूमने के लिए, वो रुपया देंगे और डॉलर डिमांड करेंगे। हमारे यहाँ से कोई बच्चा है वो जा रहा है पढ़ने के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो जब अगर यूएस जाएगा तो वो क्या बोलेगा, वो रुपया देगा और बदले में उसको कन्वर्ट करवाएगा डॉलर में। तो ऐसी चीज़ों की वजह से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो यूएस डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है और हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बोलेगा जितने भी ये फॉरेक्स डीलर्स होते हैं जो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मान लेते हैं कि इनको दे दे $4 बिलियन और बदले में इनसे उतना ही रुपया ले ले। $4 बिलियन इनको दे दे फॉरेक्स डीलर्स को, और बदले में जो रेट चल रहा है 85 रुपीज का, उसके हिसाब से इनसे रुपया ले ले। मतलब एक तरीके से आरबीआई ने सेम अमाउंट स्वैप किया है कि दिया तो है डॉलर में लेकिन लिया है रुपये में। अमाउंट सेम स्वैप किया है लेकिन करेंसी अलग अलग है, दिया गया है डॉलर में और लिया गया है रुपये में। और जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो फिर आरबीआई क्या करेगा कि जो फॉरेक्स डीलर्स हैं इनसे वापस ले लेगा इस 4 बिलियन को और बदले में रुपए दे देगा, जो भी रेट चल रहा होगा उस टाइम पे। ये जो एक्सचेंज है इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप, कि दो पार्टीज के बीच में अमाउंट ऑफ मनी तो सेम चेंज किया गया लेकिन अलग अलग करेंसीज में किया गया, इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। देखो करेंसी स्वैप ये जो कॉन्सेप्ट है इसको और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, अच्छे से पढ़ा जा सकता है, और इस पर खूब सारे वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल तौर पे दो पार्टीज जो हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को एक्सचेंज कर रही हैं लेकिन अलग अलग करेंसीज में एक्सचेंज कर रही हैं, उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। इतना ही दिमाग में रखना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है करेंसी स्वैप के बारे में। फिर एक टर्म है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसी करेंसी जो कि रिलायबल है, ऐसी करेंसी जो कि स्टेबल है, ऐसी करेंसी जो कि ऐसी सरकार के द्वारा इश्यू की जाती है जो कि स्टेबल है, जो कि रिलायबल है और उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हार्ड करेंसी। रिलायबल और स्टेबल करेंसी को बोला जाता है हार्ड करेंसी, जैसे यूएस डॉलर है, जैसे स्टर्लिंग है। और दूसरा टर्म है सॉफ्ट करेंसी। ऐसी करेंसी जो कि अनस्टेबल है, जो कि लेस लिक्विड है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का डॉलर है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो जो अनस्टेबल करेंसी होती है उसको बोल सकते हैं सॉफ्ट करेंसी, जो रिलायबल और स्टेबल करेंसी होती है उसको बोल सकते हैं हार्ड करेंसी। अच्छा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसको रेगुलेट करने के लिए 1973 में लाया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को लाया गया 1973 में और ये फोर्स में आया 1974 में। ये कुछ पेमेंट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो भी होता है, सिक्योरिटीज़ जो भी होती हैं, करेंसीज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को 1973 में। लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 है इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको लाया गया 1999 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसने रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 को, इसको लाया गया था 1999 में। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये 3 एरियाज को कवर करता है। रुपये की कन्वर्टेबिलिटी उसको रेगुलेट करता है, इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सेटअप किया गया इसी एक्ट के तहत, ताकि फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस से डील किया जा सके। तो ये जो ईडी है ये फॉरेन एक्सचेंज के क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील करने का काम करती है। और कॉरपोरेट सेक्टर की जो बोरोइंग्स हैं उनको भी रेगुलेट किया जाता है इस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 के थ्रू। बहुत सिंपल इजी सी बातचीत है। इसके साथ आज का हमारा सेशन खत्म हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। और ये ऐसा सेशन है जिसमें आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं, इन टर्म्स को बेसिक तौर पे ध्यान में रखना ताकि अगर कभी प्रीलिम्स में आ जाए तो आपको पता हो। थैंक यू वेरी मच।